चैप्टर नंबर 7, कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये तीन लफ्ज है हमारे पास, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। मैं जरा पहले इन तीनों को डिफरेंशिएट कर दूं आपके सामने। कंजम्पशन वो है कंजम्पशन वो है जो हाउस होल्ड करेगा। आपको याद होगा हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म को समझा था। तो कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है और कंजम्पशन होती है ऐसी गुड्स पे जो कि कंज्यूमेबल गुड्स होती है, जो काबिल इस्तेमाल गुड्स होती हैं, जो काबिल इस्तेमाल गुड्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल गुड्स पे। इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल गुड्स पे। और इन्वेस्टमेंट फर्म करती हैं और गवर्नमेंट भी करती है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी करती हैं और गवर्नमेंट भी करती है। और जो सेविंग है, सेविंग्स हाउस होल्ड भी करती है, सेविंग हाउस होल्ड भी करती है और फर्म भी करती है। तो बेसिक्स जो डिफरेंस है, कंजम्पशन क्या है कि आप इनकम को खर्च करके ऐसे गुड्स परचेज कर रहे हैं जिनको आपने कंज्यूम करना है, जिनको आपने इस्तेमाल करना है। इनकम का वो हिस्सा जो कि कंज्यूम नहीं हुआ वो आपकी सेविंग्स बन जाएगा, और इनकम का वो हिस्सा जो कि फर्म और गवर्नमेंट स्पेंड करती है कैपिटल गुड्स पे, यानी कि मशीनरी पे, फिक्स एसेट्स पे, इन पे अगर वो इस्तेमाल कर रही है, इट मींस कि हम इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। हम इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फर्म्स करेंगी, गवर्नमेंट करेगी। कंजम्पशन हाउस होल्ड करेगी या फर्म करेगी। और सेविंग वो इनकम का हिस्सा जो कि खर्च नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ या इन्वेस्ट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड सेविंग। क्या आपको ये तीनों लफ्ज समझ आते हैं? उसके बाद हमने एक एक करके इन तीनों अल्फाज के ऊपर तसल्ली से बात करनी है। मगर उससे पहले आपको क्या ये तीनों अल्फाज क्लियर हैं कि व्हाट इज कंजम्पशन, व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अब सबसे पहले सीखते हैं कंजम्पशन को। कंजम्पशन क्या है? व्हाट इज कंजम्पशन? व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम का वो हिस्सा जिसको हाउस होल्ड स्पेंड करता है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। अब आपको ये पता है कि व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? ऐसी इनकम जो हमने डिराइव की थी, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरी इनकम है, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता। डिस्पोजेबल इनकम क्या थी? वो इनकम जो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसमें से मैंने सारे खर्चे, सारे टैक्स, सब कुछ माइनस कर दिया है। अब ये मेरे से कोई छीन नहीं सकता। ये वो आखिरी इनकम थी जो हमने निकाली थी। इसका फॉर्मूला था पर्सनल इनकम। इसका फॉर्मूला था पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, याद है आपको? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। तो अब ये इनकम जो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अब मेरे पास राइट है कि मैं इस इनकम को खर्चूं, मैं इस इनकम को इस्तेमाल करूं। इस्तेमाल कहाँ करना है? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। ये कहलाती है कंजम्पशन। ये कहलाती है कंजम्पशन। अब इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन डायरेक्टली रिलेट करती है इनकम से। अब मेरी जो कंजम्पशन है, ये डायरेक्टली किससे रिलेट करेगी? इनकम से। जितनी ज्यादा इनकम, मुझे बताइए, कंजम्पशन ज्यादा या कम?
more the income, more the income is equal to more the consumption, or less the income is equal to less the consumption. जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा कंजम्पशन, जितनी कम इनकम उतनी कम कंजम्पशन। ये सिंपल सी बात समझ आई आपको कि जो कंजम्पशन का फैक्टर है वो इनकम पे डिपेंड करता है। जितना जेब में पैसा ज्यादा उतनी कंजम्पशन ज्यादा, जितना जेब में पैसा कम उतनी कंजम्पशन कम। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हाउस होल्ड कंज्यूम करने के लिए जाएगी तो क्या मार्केट में उस गुड की डिमांड जनरेट करेगी? क्या मार्केट में उस गुड की डिमांड को जनरेट करेगी? बिल्कुल। तो कंजम्पशन हाई होने से डिमांड बढ़ जाती है, कंजम्पशन हाई होने से डिमांड बढ़ जाती है। और चूंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, तो मैक्रो में हम खाली डिमांड नहीं बोलते, मैक्रो में हम वर्ड यूज करते हैं एग्रीगेट डिमांड का। मैक्रो में हम खाली डिमांड का वर्ड यूज नहीं करते, मैक्रो में हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। मैक्रो में हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो कंजम्पशन डायरेक्टली रिलेट करती है इनकम से। अच्छा, बचपन में या क्यूएम के अंदर आपने शायद कभी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पढ़ा हो या सुना हो। पता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये फॉर्मूला याद है किसी को स्ट्रेट लाइन का? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। कई जगह पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी होता है। अल्फाबेट आगे पीछे कर लें, मगर फॉर्मूला एक होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि जो y है वो डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर और x के ऊपर। इसमें जो a है, ये जो a है, दिस इज माय फिक्स्ड कंपोनेंट। ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल नहीं, ये फिक्स्ड फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर नहीं है। यानी कि ये a किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसने इनकर होना ही होना है। मगर ये जो x है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये x किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है b पे, ये डिपेंड कर रहा है b पे। तो इसका मतलब है कि b मेरा वेरिएबल फैक्टर है, b मेरा वेरिएबल फैक्टर है। तो एक फिक्स है और एक वेरिएबल है। सर जी इसी तरह जो आपकी कंजम्पशन है वो दो तरह की होती है। कंजम्पशन जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपकी जो कंजम्पशन होती है ना, कंजम्पशन ये भी दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड कंजम्पशन और एक होती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एक फिक्स्ड है और दूसरी इंड्यूस्ड। ये जो फिक्स्ड वाली है इसको हम नाम देते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन। इसको नाम देते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन।
और जो वेरिएबल है वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ये वाली वेरिएबल होती है, ये वाली वेरिएबल है, और ऊपर वाली फिक्स्ड है। सर जी ये जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है ना, ये डिपेंड करती है इनकम पे, ये डिपेंड करती है इनकम पे। मगर जो ऑटोनमस कंजम्पशन है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। मुझे बताइए यहां तक बात समझ आती है? जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने की हैं, क्या सारी आपके दिमाग में बैठ गई हैं? ठीक है। अगली बात, हमने कहा इंड्यूस्ड कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड कैसे करेगी? डायरेक्टली। डायरेक्टली, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा कंजम्पशन, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा कंजम्पशन। मगर ये जो ऑटोनमस कंजम्पशन है, ये जनाबे आला इनकम पे डिपेंड नहीं करती। इसकी रीजन ये है कि आपकी इनकम हो या ना हो, आपकी इनकम हो या ना हो, ये आपको इनकर करनी ही पड़ती है। आपने अक्सर सुना होगा रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा, आगे क्या होता है? मकान। मगर यहाँ पे मकान नहीं आएगा। रोटी कपड़ा दवाई, रोटी कपड़ा दवाई, दवाई, रोटी कपड़ा दवाई। क्या मैं इन तीनों को नेसेसिटी कह सकता हूं? क्या मैं इन तीनों को नेसेसिटी कह सकता हूं? सर जी एक बंदे के पास अगर कुछ भी ना हो, वो कुछ ना कमाता हो, उसकी कोई इनकम ना हो, उसकी कोई भी इनकम ना हो, क्या वो इन चीजों के ऊपर फिर भी अपना खर्चा करता है? क्या वो इन चीजों के ऊपर फिर भी अपना तो इसके पास ये पैसा कहाँ से आता है जब इसकी इनकम ही नहीं है? जब इसकी इनकम ही नहीं है तो इसके पास ये पैसा कहाँ से आएगा? इसके पास दो सोर्सेस से पैसा आ सकता है। ये जो पैसा इसके पास आएगा, ये दो सोर्सेस से आ सकता है। सोर्स नंबर वन, लोन, उधार। लोन। सोर्स नंबर टू, अपनी पुरानी की हुई कुछ सेविंग्स। एक लोन और एक सेविंग्स। एक बंदा, उसकी बेटी बीमार है, उसकी इनकम नहीं है, उसने बेटी का इलाज करवाना है, तो वो उस वक्त किसी से भी पकड़ के पैसे, उधार पकड़ के पैसे, ये नहीं सोचता कि उसने रिटर्न कब करने हैं, कैसे करने हैं, किसको करने हैं, मगर उधार पकड़ के वो इलाज करवाएगा। ऐसा ही इलाज होगा, तब जाकर जिंदगी बचेगी। और इसी तरह अगर उसने कुछ पहले कभी, जब वो नौकरी करता था पास्ट में, उसको इनकम आती थी पास्ट में, वो इतना होशियार, इतना अक्लमंद था कि उसने थोड़ा सा सेव कर करके अपने लिए बचा के रखा हुआ है, तो वो वहां से फिर कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेता। तो याद रखिएगा ऑटोनमस कंजम्पशन। अब देखिए वर्ड है ऑटोनमस, ये निकला है ऑटो पे। ऑटो से मुराद है कि किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसने होना ही होना है, इसने चलना ही चलना है। और इंड्यूस्ड कहते हैं, इंड्यूस्ड कहते हैं कि जब आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऑटोनमस खुद ब खुद, और इंड्यूस्ड कंटिंजेंट अपॉन समथिंग या डिपेंडेंट अपॉन समथिंग। जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर अपनी बाय की हुई चीज
अगर वो अपने घर का सामान बेच दे और बेच के वो पैसे इकट्ठे करके और इस्तेमाल कर ले, तो क्या वो ऑटोनोमस में जाएगा या इंड्यूस्ड में जाएगा? घर का सामान बेच के अगर वो पैसा हासिल कर ले और फिर उससे खर्चा करे, तो वो ऑटोनोमस है या वो इंड्यूस्ड है? डिपेंड करेगा। सुनना, हौसला 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 हौसला। डिपेंड करेगा कि खर्चा क्या है। अगर तो खर्चा नेसेसिटी है और उसने ऐसा काम किया है, ऑटोनोमस। और अगर खर्चा नेसेसिटी नहीं है, कोई लग्जरी है, कभी कभी लोग ऐसा भी तो करते हैं ना कि सस्ती गाड़ी पुरानी गाड़ी को दे के नई गाड़ी ले रहे होते हैं, तो वो नेसेसिटी तो नहीं है। वो नेसेसिटी तो नहीं है। तो उस वक्त वो जो गाड़ी बेचते हैं, वो इस नियत से बेचते हैं कि उन्होंने एक बड़ी चीज बाय करनी होती है, तो वो इंड्यूस्ड में चली जाएगी। और अगर उन्होंने ये रोटी कपड़ा नेसेसिटी की तरफ जाना है, तो ये ऑटोनमस की तरफ जाएंगे। हाँ जी, यहां तक मुझे बताइए, बात समझ आ गई? यहां तक कहानी सबको क्लियर है? तो जी इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला आपने बड़ा ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मूला होता है बड़ा सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस छोटा सी वाई। बड़ा सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस छोटा सी वाई। बड़ा सी इज टोटल कंजम्पशन। बड़ा सी इज टोटल कंजम्पशन। सी नॉट इज ऑटोनमस कंजम्पशन। छोटा सी इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है? वाई पे। तो टोटल कंजम्पशन में दो चीजें आ जाएंगी, ऑटोनमस भी और इंड्यूस्ड। तो बड़ा सी इज इक्वल टू छोटा सी प्लस सी वाई। छोटे सी से मुराद है सी नॉट। ये सी नॉट है। ये सी लिख के नीचे नॉट लगाया हुआ। सी लिख के नीचे मैंने नॉट नॉट लगा दी। और आगे ये जो सी है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इनकम पे। ये डिपेंड कर रहा है किस पे? इनकम पे डिपेंड कर रहा है। वाई का मतलब होता है इनकम। वाई का मतलब होता है इनकम। तो हमने कहा सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, सी नॉट इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन, सी वाई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब ये जो खाली सी है ना, छोटा सी, ये वाला सी, ये जो खाली सी है छोटा, इसको हम एक और नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरे साथ साथ बोले, मार्जिनल, साथ साथ बोले, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल कहते हैं इजाफी को, प्रोपेंसिटी कहते हैं ताकत को, कंज्यूम कहते हैं खर्चे को। यानी कि कितनी कंजम्पशन मैं बढ़ा सकता हूं इजाफी इनकम के साथ। कि अगर मेरी इनकम में मार्जिनल इंक्रीज आए, बात सुने गौर से, अगर मेरी इनकम में मार्जिनल इंक्रीज आए, तो इस इजाफी इंक्रीज से मैं कितनी कंजम्पशन कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड एमपीसी। दिस इज कॉल्ड एमपीसी। मार्जिनल का मतलब हमेशा क्या होता है? इजाफी, एडिशनल। कि अगर मेरी इनकम, फर्ज करें, अगर मेरी इनकम 100 से बढ़ के 200 हो गई है, तो मुझे बताइए इजाफी इनकम कितनी है? अगर मेरा बोनस लग गया और 100 से बढ़ के मुझे 200 रुपया मिल गया आज,
तो 100 रुपए से मेरी इनकम में इजाफा हुआ। अब इस इजाफी इनकम से मैं कितना इजाफी खर्चा कर सकता हूं ऑन कंज्यूमर गुड्स, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एम आई क्लियर? यहां तक मुझे बताइए, बात सबको समझ आती है? सर जी, एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन वाई। अब यही बात कर रहे थे कि मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा जब मेरी इनकम में चेंज आएगा। और एपीसी क्या है? एवरेज, टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। भाई ये मार्जिनल कॉस्ट, फला कॉस्ट, ये कॉस्ट हम लोग कवर करते आ रहे हैं। अब मुझे आइडिया है कि आपको एवरेज का और मार्जिनल का मतलब तो पता है, ठीक है? तो मार्जिनल इज इजाफी, कि मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा जब मेरी इनकम बढ़ेगी। और एवरेज, टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम। लिख ले बल्कि, अगर मेरी इनकम में इजाफा हुआ है तो इससे मेरी कंजम्पशन कितनी बढ़ गई है। अब कहानी समझ आ गई? अगर मेरी कंजम्पशन में, ठीक, ओके, चलूं आगे। अच्छा जी, तो आपने कहा C इज इक्वल टू C0 + CY। अब आइए इसको तो एक टेबल से साबित करते हैं, एक टेबल से साबित करते हैं। ठीक, टेबल हम लोगों ने बनाना है, और टेबल को बनाते हैं हम लोग अपने तरीके से। लेट्स मेक अ टेबल। जनाब ये इनकम है, ये इनकम है। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। एक मेरे पास कंजम्पशन होती है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि C0, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करती। हम अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 50 है। अज्यूम क्यों किया है? क्योंकि ये इनकम पे डिपेंड ही नहीं करती। अच्छा, अब छोटा सी वाई, मैंने छोटे सी की वैल्यू भी अज्यूम कर ली है कि मेरा एमपीसी है 0.5। मैंने एमपीसी की वैल्यू भी अज्यूम कर ली 0.5। अज्यूम आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 0.7 कर लें, 0.6 कर लें, 0.4 कर लें, कोई भी फिगर आप अज्यूम कर लें, मगर वो फिगर 1 से नीचे नीचे होनी चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा एमपीसी है 0.5। अब जरा मुझे सी वाई की वैल्यू निकाल के बताएं, जब इनकम 0 हो तो सी वाई कितना होगा पहले स्टेज पे? यहां पे सी वाई कितना है? सी वाई कितना है? 0। अच्छा, नीचे बताएं, इसके नीचे क्या आ जाएगा? 50। उसके नीचे बताइए 100। उसके नीचे 150, फिर 200, फिर 250। ऐसा ही है जनाब यार, ये ऐसा ही है। अब अगर मुझे आप टोटल सी बता दें कि C = C0 + CY, तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? 50 + 0 50।
50 प्लस 50 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, तो ये हो गया सी मेरा एमपीसी 0.5। आपने हमेशा याद रखना है कि जो एमपीसी है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। एमपीसी हमेशा लेस देन 1 होगा मगर 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा, लेस देन 1। ये क्यों होगा अभी बता। अभी फिलहाल के लिए इस चीज को दिमाग में बिठा लें कि एमपीसी हमेशा लेस देन 1 होगा। इसकी लॉजिक क्या है अभी देता हूं थोड़ी देर में। हमने ये कहा था कि मैं एमपीसी की वैल्यू जो भी लूंगा वो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए मगर 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर अगर मैं इनकम जनरेट करूं 1,000 रुपए की, और उस 1,000 रुपए की इनकम में से 500 रुपया कंज्यूम कर लूं, तो बाकी मेरे पास कितने पैसे बच गए? 500 बच गया, 500 बच गया, 500 बच गया। सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। या इस फॉर्मूले से एतराज तो नहीं है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम? इनकम में दो ही चीजें होंगी, या वो कंज्यूम होंगी या वो सेव होगी। या मैं खर्चूंगा या मैं बचा लूंगा, या मैं खर्च रहा हूं या मैं बचा रहा हूं। क्या इस इनकम में से मैंने कोई टैक्स पे करना? नहीं, क्योंकि ये इनकम मेरी कौन सी है? ये इनकम मेरी कौन सी है? ये इनकम है मेरी डिस्पोजेबल इनकम। ये इनकम है मेरी डिस्पोजेबल इनकम, आफ्टर टैक्स वाली इनकम है। तो इसके दो ही यूज है, खर्च लो, बचा लो। खर्च लो, बचा लो। अच्छा, वापस आते हैं किताब पे। आपको एक लाइन पढ़ाता हूं। सर जी, मैं बोलूंगा, आपने मेरी बात को रिपीट करना, मेरे साथ साथ बोलिएगा। जितनी ज्यादा इनकम, बोले मेरे साथ साथ, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा कंजम्पशन। बोले, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा कंजम्पशन। साथ साथ बोले, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा कंजम्पशन। अब बोले, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है। बोले, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है। इनकम के बढ़ने से उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ती। मैं दोबारा बोलता हूं, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, मगर इनकम के बढ़ने से उतनी ज्यादा कंजम्पशन नहीं बढ़ती है। तो डिफरेंस कहां पे जाएगा? डिफरेंस कहां पे जाएगा? इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, मगर इनकम के बढ़ने से उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ती है। यानी कि डायरेक्टली तो रिलेट कर रहा है मगर 100% डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। थोड़ी सी हम लोग बीच में क्या करेंगे? सेविंग्स करेंगे। तो इनकम के बढ़ने से
इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है मगर सेविंग्स भी बढ़ती है, मगर सेविंग्स भी बढ़ती हैं। ये कहा था केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेस बट नॉट एज मच एज देयर इनकम इंक्रीजेस। तो डिफरेंस किधर जाता है? व्हाट इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज सेव, व्हाट इज नॉट स्पेंट अपॉन कंजम्पशन इज सेव। केन्स कौन था? केन्स दादा अबू हैं इकोनॉमिक्स के। वक्त आने में बताऊंगा ये कौन भाई थे, अभी वक्त नहीं। समझ लें कि एक ऑथर है। अगर आपकी इनकम 100% से बढ़ गई तो इसके दो हिस्से होंगे, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ेगी। अगर 90% मैंने कंज्यूम कर ली तो 10% मैंने क्या किया होगा? सेव कर लिया होगा। अब अगर मैं इन सब को 0 पॉइंट्स में लेकर आऊं तो 90% को मैं 0.9 कह सकता हूं और एस को मैं 0.1 कह सकता हूं और इस 100% को मैं 1 कह सकता हूं। तो अब मुझे बताइएगा, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 कह सकता हूं? एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 कह सकता हूं? यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू वाई कह सकता हूं? एक ही बात है, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू वाई कह लें या एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 कह लें। तो आपको ये टेबल यहां तक समझ आ गया था, ऐसा ही है। मैंने यहां तक ये टेबल बनाया था। अब यहां पे मुझे आप निकाल के दें एमपीसी और एपीसी। पहले वाले का एमपीसी क्या है? 0.5 या नल? 0.5 या नल? एमपीसी क्योंकि वाई जीरो है, वाई जीरो है। तो जब डिनोमिनेटर ही आपका जीरो है तो उसका कुछ आंसर आएगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज, हाँ, इसके बाद सबका 0.5 आ सकता है, इसके बाद सबका 0.5 आएगा, इसके बाद सबका 0.5 आ सकता है। यहां तक क्लियर है? चलें, एपीसी निकालें। पहले वाले का जीरो, आगे एपीसी कैसे निकाला आपने? सी ओवर वाई करना है, सी ओवर वाई। सी कितना है? 100। वाई कितना है? 100। एपीसी आ गया 1। उसके बाद 150/200 करें। 150/200, क्या आंसर आया? 0.75। अच्छा, उसके बाद 200/300 करें, क्या आंसर आ रहा है? 0.67। 250/400 करें, क्या आंसर आया? 0.62। फिर 300/500 करें, क्या आंसर आया? यहां तक ओके? अच्छा, अब एक सवाल आ रहा है मेरे पास कि सर जी ये सबका एमपीसी 0.5 क्यों आया? इसकी दो आंसर हैं। पहला आंसर, पहला आंसर, एक तो मैंने ऊपर अज्यूम करके रखा है कि एमपीसी 0.5 है। मैंने पहला आंसर ये दिया था कि मैंने ऊपर अज्यूम किया है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है। और अगर अज्यूम ना भी करूं तो आए साबित कर लेते हैं, साबित कर लेते हैं। तो ये 0.5 कैसे आया? असल में मसला तब आता है जब आप लोग अटेंटिव नहीं होते हैं।
अब लेट जाग रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। देखें, एमपीसी क्या था? चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई, यही है। एमपीसी का फॉर्मूला यही था, चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। अच्छा, मुझे बताइए यहां पे सी में कितना चेंज है? 50 से 100, कितना चेंज है भाई सी में? 50 का चेंज है। इनकम में कितना चेंज है? 100 का। हाँ जी, आंसर क्या आता है? आंसर क्या आएगा? 0.5। नीचे देखते हैं, 100 से 150 कितने का चेंज है इस पॉइंट पे? 50 का। 100 से 200 कितना बड़ा? क्या आंसर आया? इसी तरह, इसी तरह सेम सबका सेम आएगा। 50/100, 50/100। हाँ जी, अब एमपीसी कैसे आया समझ आ गया। पहला आंसर ये था कि मैंने ऊपर अज्यूम किया हुआ था, और उसी के मुताबिक मैंने पूरा टेबल डिजाइन किया। अगर चले आपने साबित भी करना है तो आप यहां से साबित कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकल देखूं, ग्राफिकल देखूं तो मुझे बताइए, ये जो सी का कर्व जा रहा है ये वाला, ये कर्व कौन सा है? ये टोटल कंजम्पशन है, इंड्यूस कंजम्पशन है, या ऑटोनमस कंजम्पशन है? ये सी, ये बड़ा सी, बड़ा सी किसका था? टोटल कंजम्पशन का। ये बड़ा सी है टोटल कंजम्पशन का। ये बड़ा सी किसका है? टोटल कंजम्पशन का। सवाल ये है कि ये बड़ा सी ओरिजिन से क्यों नहीं आ रहा, यहां से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट क्यों हो रहा है, ओरिजिन से क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके बीच का गैप क्या है? ऑटोनोमस। देखें, मेरा जो टोटल सी था वो किस पॉइंट से शुरू हो रहा था? 50। ये जो मेरा बड़ा सी था, जो टोटल सी है वो किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा था? 50 से। इस वजह से वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, वो किससे स्टार्ट हुआ? 50 के गैप के साथ। और ये 50 का गैप क्या है भला? ये जो मेरी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये 50 का गैप क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये बीच में हमने 45 डिग्री की लाइन इसलिए लगाई है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि इन दोनों में कितना गैप है। ये जो 45 डिग्री की लाइन लगाई है ना, इट इज जस्ट फॉर डिफ्रेंशिएशन। हमने गैप आइडेंटिफाई करने के लिए ये लाइन लगाई है कि इन दोनों पॉइंट्स में कितना गैप है, कितना फासला है। सर जी, अगर मेरी कंजम्पशन बढ़ जाए, अगर मेरी कंजम्पशन बढ़ जाए तो मेरा कर्व आउटसाइड जाएगा या इनसाइड आएगा? आउटवर्ड होगा। तो ये C2 बन जाएगा, बाहर को निकलेगा। ये जो एरो जा रहा है ये अंदर को नहीं है, ये बाहर को बना हुआ है। ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है। अगर मेरी टोटल कंजम्पशन बढ़ जाए, अगर मेरी टोटल कंजम्पशन बढ़ जाए तो ये एरो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये एरो बाहर की तरफ निकल जाएगा। और ये जो गैप है, ये गैप किस चीज का है? ये गैप है ऑटोनमस कंजम्पशन। ये गैप है ऑटोनमस कंजम्पशन का, जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करती, इसने अकर होना ही होना है। बेसिकली ये, अगर मैं इसका बनाऊं ना कर्व, तो ये ऐसे बनता है स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं सिर्फ ऑटोनमस कंजम्पशन का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा सीधा, जिस तरह परफेक्टली इलास्टिक बनता है।
कि ये इनकम पे डिपेंड नहीं करती। इनकम ज्यादा है, इनकम कम है, इसने होना ही होना। जस्ट लाइक परफेक्ट इलास्टिक कर्व, जस्ट लाइक परफेक्ट इलास्टिक कर्व। 45 डिग्री का हमने लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना गैप है। इसको बस हमने गैप निकालने के लिए बनाया और कुछ नहीं। ठीक है। और ये C इज इक्वल टू C0 + CY। ये जो C है, C1, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C0 + CY। C0 कहां से उठाएगा? यहां से। और CY, Y के साथ साथ जिस तरह याद है सप्लाई कर्व बनता था, अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व याद है? अपवर्ड स्लोपिंग बनता था। जितनी ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड, याद करें सप्लाई कर्व। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही अपवर्ड स्लोपिंग कर्व की तरह ऊपर जा रहा होता है। सेविंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कंजम्पशन समझ आ गई है तो सेविंग उसका जस्ट एक मिरर इमेज है। अगर आपको कंजम्पशन समझ आ गई है तो सेविंग इज जस्ट अ मिरर इमेज। ठीक है। सेविंग बेसिकली क्या है? इनकम का वो हिस्सा, इनकम का वो हिस्सा जिसको अभी तक कंज्यूम नहीं किया गया। इनकम का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसको कंज्यूम नहीं किया, या अभी हमने उसको पोस्टपोन कर लिया है कि हम इस पैसे को भी नहीं खर्च कर रहे, बाद में फ्यूचर में खर्च कर लेंगे। ये सेविंग है। जिस तरह अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आपको मैंने बार बार रिपीट करवाया था कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, मगर कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती। यानी कि अगर इनकम मेरी 100 रुपये से बढ़ी है तो इस 100 रुपये से कंजम्पशन ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेट से कंजम्पशन 70 रुपये से बढ़ गई, मगर सेविंग भी साथ में 30 रुपये से बढ़ जाएगी। तो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन तो बढ़ी है, मगर सारी की सारी कंज्यूम नहीं हुई। उसमें से हमने कुछ हिस्सा सेव कर लिया है, हमने कुछ हिस्सा बचा लिया है, सेव कर लिया है। तो सर जी इसका भी वही फॉर्मूला है जो कंजम्पशन का होता है। यानी कि इसको हम देखेंगे, ये है S इज इक्वल टू S0 प्लस छोटा SY। S इज इक्वल टू S0 प्लस छोटा SY। अब यहां पे भी जो हमारे पास वैल्यू है, अब यहां पे भी मेरे पास जो वैल्यू है S0 की, इसके साथ मैं वर्ड या सिंबल माइनस का यूज करूंगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं करती। हम ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए पैसा कहाँ से लेते थे? याद है हमने कहा था हम पैसा लेते हैं सेविंग से। हम पैसा लेते हैं उसके लिए सेविंग से। तो इसलिए इसके साथ हमने माइनस जोड़ दिया कि सेविंग जो ऑटोनोमस सेविंग है वो कम हुई है, और ये पैसा सेविंग से निकल के कहाँ पे चला गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन पे चला गया। ये पैसा सेविंग से निकल के कहाँ चला गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन। हमें ये भी पता है कि y इज इक्वल टू C + S होता है। और अगर इसमें से मुझे s की वैल्यू निकालनी हो तो s क्या होगा? s इज इक्वल टू y - C। s इज इक्वल टू y - C। जिस तरह MPC हमने निकाला था वैसे ही हम लोग MPS निकालते हैं कि इनकम के बढ़ने से, इनकम के इजाफे से मेरी कितनी सेविंग्स के अंदर इजाफा हुआ है। और एवरेज कैसे निकालूंगा?
टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। जी, इसमें हमने ये अज्यूम किया है कि हम कोई लोन नहीं ले रहे, हमने अपनी सेविंग से पैसा निकाला। हमने अपना जो पैसा निकाला है वो सेविंग से निकाला है, इसलिए हमने एस नॉट को माइनस किया है। इसलिए हमने एस नॉट को माइनस किया है। इसके पीछे कहानी वही है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन की कहानी थी। भाई ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या था? ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन थी जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही थी। सर जी, अगर आपको याद हो तो हमने अभी कंजम्पशन में ये चीज देखी थी। जब अभी हमने कंजम्पशन को देखा है तो कंजम्पशन में हमने कहा था कि एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करती, याद है? तो हमने कहा था कि हम ये पैसा कहाँ से लाएंगे? हम ये पैसा फिर कहाँ से लाएंगे? सेविंग से निकाल के लाएंगे। सेविंग से निकाल के लाएंगे, ठीक है। सेविंग से निकाल के लाएंगे। अभी आप लोन को छोड़ दें, लोन वाली बात जेन से निकाल दें। हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? सिर्फ और सिर्फ सेविंग से। हम पैसा कहाँ से उठाएंगे? हम पैसा कहाँ से उठाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सेविंग से पैसा उठाएंगे। उसकी रीजन ये है कि जो लोन से आप पैसा हासिल करेंगे, तो क्या लोन का पैसा आपको दोबारा से रिटर्न नहीं करना? जो आपने पैसा लोन पे लिया होता है, क्या वो पैसा आपका अपना है? वो पैसा भी तो वापस रिटर्न ही करना है ना। आज नहीं करेंगे तो कल कर देंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे। तो अल्टीमेटली हाँ, और वो देना भी इंटरेस्ट के साथ है। तो अल्टीमेटली आपको अपनी सेविंग्स तो इस्तेमाल करनी ही करनी है, चाहे अभी करें चाहे इंटरेस्ट के साथ लोन की फॉर्म में कर रहे हो। तो बेहतर ये है कि फिर अब आप अपनी सेविंग्स को आज ही इस्तेमाल कर लें, फ्यूचर में ज्यादा पैसे ना पे करें इंटरेस्ट के साथ। तो अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन मैंने की है 50 रुपए की, तो ये 50 रुपए मेरे पास कहाँ से आए थे? ये 50 रुपए मेरे पास कहाँ से आए? ये 50 रुपए मेरे पास सेविंग से आए। ये 50 रुपए मेरे पास कहाँ से आए हैं? सेविंग से आए हैं। तो अगर ये 50 रुपए की ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो सेविंग का स्केड्यूल क्या मुझे ये -50 शो करेगा जब मेरी इनकम जीरो है? जब मेरी इनकम जीरो है तो मुझे बताइए, जीरो इनकम पे एस इज इक्वल टू -S0 प्लस SY। -S0 कितना है? जो मेरा C0 था। और यहां पे कितना है? 50। अब चूंकि इनकम जीरो है, तो क्या इंड्यूस्ड सेविंग कुछ होगी मेरे पास? नहीं। तो जब मेरे पास कोई इंड्यूस सेविंग नहीं है, तो मेरी टोटल सेविंग्स 50 रुपए से कम हो जाएंगी, क्योंकि मैंने जीरो इनकम पे 50 रुपए की कंजम्पशन की है। और ये 50 रुपए की कंजम्पशन मुझे बताइए कौन सी है, ऑटोनोमस या इंड्यूस्ड? और उसमें से 7,000 रुपया आपने स्पेंड कर दिया कंजम्पशन पे। तो मुझे बताइए एमपीसी कितना होगा? एमपीसी निकाल के बताएं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। फॉर्मूला यही है, चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। तो चेंज इन सी कितना है? 7,000। चेंज इन वाई कितना है? 10,000। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0.7। और आपको पता है कि एमपीसी में कुछ भी ऐड करूं मेरा आंसर हमेशा 1 आएगा। तो एमपीएस मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? एमपीएस मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.3। क्योंकि जब 7,000 रुपया कंज्यूम हुआ है, तो मैंने कितना पैसा बचा लिया है? 3,000। मैंने कितना पैसा बचा लिया? 3,000। तो मेरा एमपीएस क्या आएगा? 0.3। जिस तरह हमने टेबल बनाया था कंजम्पशन के साथ, उसी तरह का टेबल आप किसके साथ बना लेंगे? सेविंग्स के साथ। वहां पे निकाला था एमपीसी, यहां पे क्या आएगा? एमपीएस। मुझे बताइए वहां का एमपीसी कितना था? वहां का एमपीसी कितना था? तो यहां का एमपीएस कितना होना चाहिए था? 0.5 होना चाहिए था, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस को ऐड करके क्या बनना था?
एमपीसी प्लस एमपीएस को ऐड करके क्या बनना था? 1। तो 0.5 में क्या ऐड करता? 0.5, तो मेरा आंसर क्या आता? 1। इसी तरह जो वहां का एपीसी था, वहां का जो एपीसी निकाल के लेकर लेकर आए थे, उसका क्या था? देख लेते हैं। उसकी वैल्यूज थी 01.75। ये जरा वैल्यूज नोट कर ले, मुझे आपने लिखवानी है। ये एपीसी की वैल्यूज नोट करें जरा। एपीसी की वैल्यूज सारी नोट करें। कर ली नोट? अब मुझे लिखवाएं जरा यहाँ पे। पहले में क्या था? एपीसी क्या है? पहले वाले में क्या है? 0। अगले वाले में क्या है? 1। उसके बाद क्या है? 0.75। उसके बाद उसके बाद 0.67। उसके बाद 0.67 है। उसके बाद 0.62 है। और उसके बाद 0.6 है। नीचे एंड पे क्या है? 0.6 आ रहा है एंड पे। 0.62 के बाद 0.6 आएगा एंड पे। तो हमेशा एपीसी और एपीएस भी ऐड करके किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। अब मुझे बताइए एमपीएस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, इसका पूरा नाम क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि यानी कि कितनी इनकम के बढ़ने से कितनी ज्यादा सेविंग मैं कर रहा हूं। और सेविंग इज इनकम का वो हिस्सा जो कि कंजम्पशन पे खर्च नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे बताइए, हमने जब कर्व बनाया था हमने जब कर्व बनाया था सी नॉट का, तो क्या वो ओरिजिन से ऊपर बना था? जो ये कर्व सी नॉट का है, क्या ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ है? क्योंकि इसमें फर्क था +50 का, याद है? इसमें फर्क था +50 का, और ये +50 कहां से आया था? +50, ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये कहां से आई थी? ये हमने अज्यूम की थी कि हमने सेविंग से निकाली है। तो जब मैं सेविंग का कर्व बनाऊंगा, तो क्या वो नेगेटिव जोन से स्टार्ट होना चाहिए? क्योंकि वो शुरू किससे होगा? माइनस से। वो शुरू किससे होगा? माइनस से। तो देखें, उतना ही फर्क जितना सी नॉट का है, उतना ही फर्क किसका आ रहा है? एस नॉट का। वही फर्क जो सी नॉट का है, वही फर्क किसका है? एस नॉट का। उधर +50 है तो यहां पे क्या होगा? -50। उधर +50 तो यहां पे क्या होगा? -50। बराबर हो गया। और बढ़ते 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 सेविंग ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बैंक बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। यानी कि अब आप, अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे बैंक के पास, तो आपको कम सूद देना पड़ेगा। इससे इससे मनी सप्लाई सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी कि कम होगी? मनी सप्लाई बढ़ेगी कि कम होगी? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। रीजन ये है कि बोरोइंग कॉस्ट कम हो गई है। रीजन क्या है? कि मेरी बोरिंग कॉस्ट कम हो गई है। मेरी बोरिंग कॉस्ट कम हो गई है, तो अब मैं बैंक से ज्यादा पैसे उठा सकता हूं। जब मेरी मनी सप्लाई बढ़ेगी, इसका मतलब ये भी है कि मेरी इनकम बढ़ गई एकदम से। मेरी जेब में पैसा आ गया एकदम से। तो इसका मतलब ये है कि इनकम भी बढ़ जाएगी। जब मेरी इनकम बढ़ी है, तो क्या मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी? मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और
इन अदर वर्ड्स, क्या मेरी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी? क्या मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी? इतनी कहानी समझ आई कि अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो पैसे की फरावानी होगी, जिससे मेरी जेब में पैसा आएगा। मेरी जेब में जब पैसा आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और मेरा जो उस पर इंटरेस्ट है वो कम है। मेरी बोरिंग कॉस्ट क्या है? मेरी बोरिंग कॉस्ट कम है। एग्रीगेट डिमांड कहते हैं पूरे मुल्क की डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कहते हैं पूरे मुल्क की डिमांड को। अच्छा, इसके वाइस वर्सा बताइएगा। इसके उलट, अगर गवर्नमेंट कहती है कि तुम सेविंग करो, तुम पैसा हमारे बैंक में रखवाओ, तुम पैसा हमारे बैंक में रखवाओ, हम तुमको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। देंगे, लेंगे नहीं, देंगे। बैंक कहता है कि तुम अपना पैसा हम हमें दो, तुम्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न देंगे। अगर तुम्हें इन्वेस्ट करने से 20 रुपए का प्रॉफिट आता है, हम तुम्हें 25 रुपए का प्रॉफिट देंगे, तुम्हें 30 रुपए का प्रॉफिट देंगे, तुम्हें 35 रुपए का प्रॉफिट देंगे। अब मुझे बताइए, मुल्क में सेविंग बढ़ेगी या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? मुल्क में क्या चीज बढ़ जाएगी, सेविंग या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट तो बढ़ने से रही, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ने से रही। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमें तो बैंक ज्यादा पैसे दे रहा है सेव करने पे। हमें बैंक ज्यादा पैसे दे रहा है सेव करने पे, तो इससे मेरी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। इससे मेरी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। जब मेरी सेविंग्स बढ़ेगी तो क्या कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी? जब सेविंग्स बढ़ रही हैं तो कंजम्पशन कम होनी शुरू हो जाएगी। जब सेविंग बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम। इससे मुझे बताइएगा, एग्रीगेट डिमांड कम या ज्यादा? एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। यहां तक अब आपने रिवाइज करके आना है।